Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the next topic of Unit 9. Next topic is water. Okay? वाटर जो होता है उसकी अकरेंस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्टली जो वाटर होता है उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O, राइट. वाटर की अगर हम बात करें दैट मीन्स जो H2O है वो तीनों स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, लिक्विड में भी होता है जो कि हम एज अ वाटर बोलते हैं, सॉलिड में भी होता है उसको हम आइस बोलते हैं, एंड वेपर्स फॉर्म भी होती है. ठीक है, तो जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. कौन कौन सी होती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी. सॉलिड दैट मीन्स आइस, लिक्विड दैट मीन्स आप वाटर ही बोलते हो उसको. ठीक है, एंड किस फॉर्म में होता है, वेपर्स फॉर्म में होता है. तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पर ये तीनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करती है या तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है उस टेम्परेचर को आप ट्रिपल पॉइंट बोलते हो. ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले इसकी अकरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं. अकरेंस क्या है, तो अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट में, तो सरफेस जो अर्थ क्रस्ट का सरफेस है या फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है, ये 78% प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट. अगर इसमें हम ये बात करें कि जो 78% वाटर है अर्थ क्रस्ट में, क्या ये पूरा का पूरा यूजफुल है या पीने के लायक होता है, नहीं. इसमें से जो 97.3% वाटर होता है वो कैसा होता है, सैलाइन होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सॉल्टी होता है. ठीक है, जिसमें 2.7% क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है. दैट मीन्स आपके पास पीने के लायक कितना होता है, ओनली 2.7%. ओके, आप देखो बच्चों काफी बार आप एड्स देखते हो, उनमें आता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 70% वाटर की बनी हुई होती है. बट अगर हम एक्चुअल में डिस्कस करें तो जो अडल्ट मैन और जो वुमेन है उनमें अलग अलग होती है. ठीक है, अडल्ट अगर वुमेन की बात करते हैं हम तो उसमें जो वाटर होता है बॉडी के अंदर वो कितना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 45 से लेके 60% वाटर से बनी हुई होती है बॉडी. ठीक है, अगर हम अडल्ट मैन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, 50 to 65% वाटर की बॉडी बनी हुई होती है. क्लियर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना प्रेजेंट है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने परसेंट वाटर से बनी हुई होती है. ठीक है, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे जो परसेंटेज है वाटर की उसमें कितना परसेंट वाटर हम यूज कर सकते हैं या पीने के काम में ले सकते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी विदाउट वाटर जिंदा नहीं रह सकता है. और अब आगे आने वाली ऐसी भी सिचुएशंस होंगी जिसमें वाटर जो है वो लिमिट होता जा रहा है. दैट मीन्स एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां पर वाटर खत्म भी हो सकता है. ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर वाटर है ही नहीं, वहां पर जो हम कहें लाइफ जो है, लाइफ पीरियड जो है वो खत्म होता जा रहा है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, सभी का. तो वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो नेक्स्ट जो वाटर है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ओके, देखो बच्चों इसमें वाटर में अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना होता है, ओनली 1 एटम. हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं. ठीक है, ओनली ऑक्सीजन है 1 एटम एंड हाइड्रोजन है 2 एटम. तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है
इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने ड्रॉ कर दिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है इसके पास देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है ये क्या है? फ्री है। और जो फ्री पेयर इलेक्ट्रॉन होता है या हम कहें जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम बात करें वाटर के अंदर कि लोन पेयर कितने हैं तो आप लोन पेयर कितने बताओगे? 2। अगर आपसे पूछते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं तो बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2। देखो 1 एंड 2 बॉन्ड बना रहे, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम है। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये क्या होता है? sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। बट क्या इसकी टेट्राहेड्रल है? नहीं, इसकी क्या होती है? बेंट। बेंट क्यों होती है? क्या रीजन है? तो जो वाटर होता है इसकी अगर हम शेप की बात करें वो बेंट इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है? फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। इसीलिए हमें इस टाइप से बेंट मिलती है, ठीक है। तो ये शेप जो होती है इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? बेंट। अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो होता है 10 डिग्री एंड 5 मिनट। टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है, ठीक है। क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बट टेट्राहेड्रल एंगल से इतना कम क्यों होता है? क्या रीजन है? क्योंकि टेट्राहेड्रल में देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है या मेटल है और फिर इस टाइप से बॉन्डिंग बनाता है, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। बट यहाँ पर तो लॉन पेयर है, यहाँ लॉन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड बना रहे हैं। लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से वो भी 2-2, दोनों लॉन पेयर्स में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा और दोनों बॉन्ड पेयर्स को भी वो रिपेल करेंगे, ठीक है। इस टाइप से रिपल्शन होता है। इसमें देखो ऑक्सीजन है आपके पास, इसके पास क्या है? 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो इन दोनों लॉन पेयर में भी क्या होता है? रिपल्शन होता है। और ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। टेट्राहेड्रल एंगल से भी डिक्रीज हो जाता है। रीजन ड्यू टू द लॉन पेयर एंड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर आप डिस्कस करो कि ये आपके पास जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो कैसे बताते हैं? वो हम ये बताते हैं, देखो ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होती है? ज्यादा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन से? जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करेगा इस साइड तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारे पास क्या आया? ये किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। और पोलर नेचर जिसका होता है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट हम यहाँ पर देखें तो देखो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये है। दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे, तो इसके डाइपोल मूवमेंट जो आता है 1.84 डीबे आता है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं 4th यूनिट के अंदर। तो ये थी वाटर की स्ट्रक्चर। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसकी लिक्विड और सॉलिड स्टेट की,
तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जो आइस है वो क्या करती है, फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, वो डिपेंड करता है इनके स्ट्रक्चर पे। तो देखो बच्चों, वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर हो चाहे सॉलिड स्टेट के अंदर हो, इसमें एक कैपेसिटी होती है, हमने इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप देखो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या है, स्मॉल एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं बात करूं, देखो आपके पास है ये वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही एक और वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना। आप देखो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाया, तो इसमें इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा हाइड्रोजन। तो इसमें अगर हम कहें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर, तो देखो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल तो अलग अलग है तो वाटर के, बट एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसको आप क्या बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये बना रही हूँ केस लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है, केस लाइक स्ट्रक्चर। और जो ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, आइस की होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे बनाते गए, इसमें बॉन्डिंग दिखा दी, इधर कर लेगा, ये भी इधर कर लेगा, सेम एज इट इज वाटर मॉलिक्यूल मैंने नीचे बनाया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ कर सकता है ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर भी मैंने अगेन वाटर मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो आपको यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा होगा कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने एक और वाटर मॉलिक्यूल बनाया और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग शो कर सकता है, इसका मतलब ये अनदर करता रहेगा, अनदर मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपने देखा हो कि ये ऑक्सीजन टू मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, बट वन ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय द फोर हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन एटम होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड होता है एंड मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 शो करता है। ठीक है, ये आपको वाटर के अंदर ध्यान रखना है आपको। अब देखो इस टाइप की जब स्ट्रक्चर बनते हुए चली जाती है तो आपको ये वाला फ्री स्पेस दिख रहा होगा, है ना, ये फ्री स्पेस है ना, जिसको आप वेकेंट स्पेस बोलते हो। तो इस वेकेंट स्पेस की वजह से जो आइस होता है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। ठीक है, मैंने आइस और वाटर दोनों की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की हुई है, मैं यहाँ दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने सराउंडिंग के लिए एंड मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये स्ट्रक्चर बनाई है। तो आइस जो होता है इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है, ड्यू टू द वेकेंट स्पेस। डेंसिटी कम होगी तो आपको पता है फ्लोट इजीली कर पाएगा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वाटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो इजीली फ्लोट करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो वाटर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो कब तक होती है, या किस टेम्परेचर तक होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज किया
तो क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या होने लग जाएंगी, ब्रेक होने लग जाएंगी। और जैसे ही ब्रेक होंगी वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाती है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। वॉल्यूम कब इंक्रीज होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होना शुरू होती है। ठीक है, अभी तो मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से अरेंज है, फिर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे ना, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होते ही डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये है स्ट्रक्चर किसकी, वाटर की। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्टली हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, देन हम केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या बताते हैं जनरली कि जो इनके वेपराइज होने की जो हीट है वो कैसी होगी, फ्यूजन की हीट कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होंगे या ज्यादा होंगे, यही डिस्कस करते हैं जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो अगर मैं इसकी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे ये देखोगे आप। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं फर्स्ट बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, बस एक सिंपल सा है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ये कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हीट ऑफ इवेपोरेशन की, ठीक है, तो हीट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि इवेपोरेट ये कब होगा, कब इवेपोरेट होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है जो आपस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तब वो किस में होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट, दैट मीन्स एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो हीट ऑफ इवेपोरेशन और हीट ऑफ जो फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है, तो जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है एंड लिक्विड में भी एंड वेपर्स में भी, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए भी जो हीट होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हीट ऑफ इवेपोरेशन मतलब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। इसमें भी दोनों में रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है मेन पॉइंट कि जो वाटर होता है वो किस की तरह बिहेव करता है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब कि ये सभी टाइप के कंपाउंड्स, मोस्टली कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर लेता है। तो इसका रीजन क्या है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये डाइइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सभी टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कर देती है, आयंस के अंदर डिसोशिएट कर देती है। मतलब डिसोसिएशन का मतलब तो आपको पता ही है कि आयंस बनने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पार्शियली जो आयंस बनते हैं केटायन एंड एनायन, उनमें डिसोशिएट कर देती है। उसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सभी टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आप क्या क्या डिस्कस करते हो कि केमिकली आप रिएक्शंस बताते हो, राइट।
तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। एक तो हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वाटर होता है इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है या एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट उससे हम डिस्कस करेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है नहीं करता है, वो भी देखेंगे। रेडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आता है, रिड्यूसिंग भी आता है। देन उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस देखेंगे एंड हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमें 5 पॉइंट्स किस में डिस्कस करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की, उसमें सबसे फर्स्ट आता है स्टेबिलिटी। क्या ये स्टेबल है? यस, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इसका क्या रीजन है, देखो ये जो वाटर होता है अगर इजीली डीकम्पोज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है, सॉरी, और अगर ये इजीली डीकम्पोज नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तभी जाके डीकम्पोज हो रहा है, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तब ये क्या होता है, डीकम्पोज होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो वाटर इजीली डीकम्पोज नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अबाउट 1500 केल्विन टेम्परेचर दोगे तब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 कर दो, देन यहाँ भी 2 कर दो। या फिर हम इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हो, और उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ लिबरेट होगी, कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ लिबरेट होगी, एनोड पर, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो यस, ये स्टेबल होता है क्योंकि इजीली डीकम्पोज नहीं होता है। आप अबाउट 1500 केल्विन टेम्परेचर देते हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट देते हो तब ये डीकम्पोज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है। सेकंड देखो, सेकंड ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है या एम्फोटेरिक। तो ये कैसा नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक। कैसे, देखो हम रिएक्शन भी देखेंगे। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये एसिडिक नेचर भी शो करेगा एंड बेसिक नेचर भी शो करेगा। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। कैसे, देखो आपको पता है कि जो वाटर होता है अगर उसमें हम, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम प्रोसेस देखें तो क्या होता है, जो ये वाटर है ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन अगर लेगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल था, उसने एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन एज अ प्रोटॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये यहाँ पर प्रोटॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस, ठीक है। और जो प्रोटॉन को गेन करने के बाद केटायन या पॉजिटिव आयन बना वो इसका क्या होता है, कंजुगेटेड एसिड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। प्लस इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया, प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया, इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एंड किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया पॉजिटिव फॉर्म में तो क्या बचा, OH नेगेटिव आयन। ये इसका क्या होता है, कंजुगेटेड बेस, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाता है, इजीली हो जाता है। अब देखो अगर हम इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करें कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो कैसे, यहाँ से तो हमें पता भी चल रहा है कि एसिड भी है और बेस भी है। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने आपको एग्जांपल ये दिया कि आपके पास यहाँ पर क्या है, अमोनिया पास आउट किया आपने, ठीक है। जैसे ही अमोनिया पास आउट करते हो, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, एक H पॉजिटिव आयन अमोनिया को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो
बिहेव कर रहा है बेस की तरह, राइट। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो पहले था अमोनिया, उसने H पॉजिटिव आयन ले लिया, क्या बना NH4 पॉजिटिव आयन, राइट। और साथ में इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया तो ये क्या बना OH नेगेटिव आयन। इसने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये इसका कंजुगेटेड बेस, एंड अमोनिया बेस होता है बट NH4 पॉजिटिव क्या होता है, कंजुगेटेड एसिड। तो अभी वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर मैंने इसमें H2S गैस पास आउट की तो क्या होगा, जैसे ही H2S गैस पास आउट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, या H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, और क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। अभी यहाँ ये बेस है, जैसे H पॉजिटिव आयन गेन करेगा क्या बनेगा, ये कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। प्लस यहाँ पर H2S था, इसने एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो क्या बना HS नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर एसिड भी और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है। देखो मैंने आपको बताया था रेडॉक्स रिएक्शन ये शो करता है या नहीं करता, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब कराया तब आपको बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है ना, जिसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें क्या होता, हाइड्रोजन थी ना, तो यहाँ वाटर में भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रेडॉक्स में आप ये देखोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग और मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन ये शो करता है, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको बताया क्या, कि आपने क्या लिया है, एक कोई मेटल लिया है Na और उसकी क्या की है, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम कराते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर वाटर जो है ये डीकम्पोज होगा और साथ में यहाँ क्या बन जाते हैं, NaOH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयंस एंड Na पॉजिटिव कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na पॉजिटिव कहाँ से आया, सोडियम, सोडियम मेटल है, एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज और Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये वाटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये आयोनाइज्ड हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे ही कैथोड पर जाएंगे तो देखो यहाँ पर थे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, यहाँ पर सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया क्या बन गया, Na पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस H पॉजिटिव के पास में, ठीक है, दैट मीन्स कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई कैथोड पर। और आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और जिसमें रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने ये किया क्या, देखो बच्चों ये तो समझ आ गया होगा, Na पॉजिटिव यहाँ है, OH नेगेटिव यहाँ है, ये क्या कर लेगा, NaOH बना लेगा, ठीक है। यहाँ H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा और क्या, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी तरह कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने क्या किया, मेटल की जगह क्या ले लिया, नॉन मेटल ले लिया, और जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अब हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, अब क्या होगी, ऑक्सीजन, ये H पॉजिटिव आयन F नेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेंगे, HF। देन ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ लिबरेट हो जाएगी, एनोड पर। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आप सभी को आनी भी चाहिए। एनोड पर आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस रिएक्शन को बच्चों बैलेंस भी करना है आपको, आप कर लोगे आई थिंक सभी बच्चे। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फोर्थ जो
पॉइंट है वो आता है हाइड्रोलिसिस। हमें ये पता है कि जो वाटर होता है वो सभी कंपाउंड्स को, मोस्टली कंपाउंड्स को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, यानी कि अपने आप में घोल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सम आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड react with water, not dissolve, dissolve नहीं हो रहे, क्या कर रहे हैं, react कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आपके पास था P4O10 और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन को भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी को आप बैलेंस करते हुए चलोगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन अच्छे से आपको आता है, समझाया हुआ भी है कैसे करना होता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, या फिर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अगर यहाँ पर 5 लगा दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने 6H2O कर दिया, यहाँ पर क्या किया, P4O10, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 16, तो यहाँ पर भी 16 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप 4 कर दोगे तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा है, फॉस्फोरस यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4, हमने 4 लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर उसकी वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, ऑटोमेटिकली ये क्या है, बैलेंस है, क्लियर। ऐसे ही जैसे कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इसकी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, अच्छे से पता है आपको, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें क्या हो रहा है कि वाटर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, किसी भी इन और ये आयोनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड के साथ में, तो उनके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, कंपाउंड्स, न्यू टाइप के कंपाउंड या फिर हम कहें सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो आता है 5th, वो आता है हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, हाइड्रेट फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स क्या होते हैं। जनरली अगर हम हाइड्रेट्स की बात करें तो इनमें ये एक टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्ट, हाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रस क्रिस्टलाइन सॉल्ट, या फिर हम कहें कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअल में हाइड्रस और एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रस है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो गया है मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। या एनहाइड्रस की बात करें तो वहां वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो जो हाइड्रेट्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स, कोऑर्डिनेट्स हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसमें वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और देखो हमें पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वाटर में जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी भी मेटल को डोनेट किया जाता है या फिर हम कहें कि उसके साथ शेयर किया जाता है पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर आपके पास क्रोमियम है H2O का होल 6 एंड यहाँ पर है 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल दिया, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है।
यानी कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल के अंदर क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड बोलूं आपसे, कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल, और आपको पता है इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है ना। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है कि आपके पास, जैसे मैंने बोला कि बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है जिसमें बीच में एक स्पेस होता है। मैंने आपको समझाया भी था इस टाइप से, ये लैटिस साइट्स होती हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, Ba2 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर स्पेस होता है इस टाइप से, यहाँ Ba2 पॉजिटिव आयन होगा, यहाँ Cl नेगेटिव आयन, फिर Ba2 पॉजिटिव आयन, फिर Cl नेगेटिव आयन, इस टाइप से। और यहाँ इसके नीचे Cl नेगेटिव आयन आएगा, इसके नीचे Ba2 पॉजिटिव आयन आएगा, ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्पेस है फ्री है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर फ्री स्पेस होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जैसे हाइड्राइड्स होते हैं ना, हमने डिस्कस किया था कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में क्या था, हाइड्रोजन जो था वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर एग्जिस्ट हो रहा था, ठीक है। इसीलिए जो इंटरस्टिशियल होते हैं उनमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर हम इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल आकर एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो गया, एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ में हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर में। वाटर के मॉलिक्यूल किसी भी अदर जो सॉल्ट है उसके साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो बन के आते हैं कंपाउंड्स या हाइड्रेट्स वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो BaCl2.2H2O ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, क्योंकि BaCl2 की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, इसमें H2O जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एंट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें वाटर की एब्जॉर्बेशन जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, जैसे हाइड्रेट्स में होती है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स में। ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों वाटर वाले टॉपिक के साथ ही। टेक केयर।